हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में। दोस्तों, मैं हूं शंकर शर्मा और यूट्यूब के इस राहत प्लेटफॉर्म स्मार्ट जी के ट्रिक पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, जो भाग 4 में आता है। और इसके लिए जो आर्टिकल दिए गए हैं वो दिए गए हैं 36 से लेकर 51 तक। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात किया था रीट के बारे में, कि जो फंडामेंटल राइट से संबंधित रीट आते हैं, पांचों रीट के बारे में मैंने बिल्कुल डीपली अध्ययन किया था, आप लोगों को बताया था और एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जो है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसकी मैं बात करूं तो ये भारतीय संविधान में कहां से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। ये भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं, भारतीय संविधान में ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अब मैं बात करूं कि भारतीय संविधान में ये आयरलैंड देश है, उस देश के संविधान से लिए गए हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आयरलैंड जो है वो उसमें जो है कि नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका स्पेन के संविधान से। किसके? स्पेन के संविधान से लिया गया है। जो स्पेन देश है, स्पेन देश के जो संविधान से लिया गया है, कहाँ लिया गया है? भारतीय संविधान में आयरलैंड से। आयरलैंड में कहाँ से लिया गया है? स्पेन से। चीजें क्लियर हो गई होगी। इसके बाद से मैं बात करूं कि एक जो है कि आपके संविधान व्याख्याता आते हैं, उनका नाम आता है ग्रेनविल ऑस्टिन। अगर मैं इनकी बात करूं कि ग्रेनविल ऑस्टिन की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने ये कहा कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो संविधान की आत्मा है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ये ग्रेनविल ऑस्टिन ने। संविधान की आत्मा है। किसने कहा? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। आपको बी.आर. अम्बेडकर को टिक नहीं लगा देना है। बी.आर. अम्बेडकर जो है कि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है, आर्टिकल 32 आता है, उसी को बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक, तो चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, अच्छी तरीके से होनी चाहिए कि आप पेपर में गलत करके ना आओ। तो आगे बढ़ते हैं और इसी में मैं बात करूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो यहां पे लिख सकता हूं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अब इसका मतलब आप लोग समझिए कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उनको जो है कि बदला नहीं जा सकता है, लेकिन उनमें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है कि उसमें जोड़े जा सकते हैं, उसके खंड उपखंड जोड़े जा सकते हैं, लेकिन जो उनका मूल ढांचा है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो चीजें आ गई होंगी समझ में। आगे बात करूं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं राज्य का संकेतक है। क्या है? संकेतक हैं। अर्थात अगर मैं इनकी बात करूं, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह निर्देश करते हैं कि राज्य जो है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। क्या करें? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। अर्थात मैं बात करूं कि वह एक ऐसे राज्य की स्थापना करे जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो। क्या हो? जिसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो। तो यहां पे लिख सकता हूं कि आर्थिक,
आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, जो उस राज्य में रह रहे लोग हैं उनका क्या हो, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो। यही दायित्व है राज्य का कि वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। तो आप बताइए कि चीजें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है कि गांधीवादी विचारधारा पे भी आधारित है। क्या है, गांधीवादी विचारधारा पे आधारित है, अर्थात यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक है। क्या है, तो यहां पे लिख सकता हूं आदेशात्मक, सात्मक न होकर निर्देशात्मक है, निर्देशात्मक, यानी कि यह आदेश नहीं देता है। क्या करता है, यह आदेश नहीं देता है, यह निर्देश देता है कि राज्य जो है अपना एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे, जिसमें वहां रह रहे लोगों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके। अब मैं बात करूं कि मैंने बात किया था कि राज्य द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। अगर इनका हनन होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का हनन किया जाएगा या इसका जो है कि पालन नहीं किया जाएगा, तो इसके द्वारा न्यायालय में जो है कि कोई केस नहीं दायर हो सकता है। ये चीज आप लोग समझ जाइए। ठीक, तो बताइए ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपको समझ में आया या नहीं आया। अब मैं बात करूंगा कि जो आर्टिकल आता है हमारा 36 वो क्या कहता है, उसके बारे में बात करूंगा। तो आर्टिकल 36 जो आता है आपका, उसके बारे में बात करूं तो आर्टिकल 36 ये कहता है कि राज्य का डिफिनेशन देता है। क्या करता है, राज्य का डिफिनेशन देता है। यानी कि आर्टिकल अगर 36 की मैं बात करूं तो 36 में राज्य की परिभाषा है। क्या है, राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा है। वह यही कहता है कि यह आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक है और इस निर्देश को राज्यों को पालन करना चाहिए। ठीक, तो यही राज्य की परिभाषा है। जैसे आप किसी भी चीज की परिभाषा दे देते हो तुरंत, आप लोग चाहे किसी भी चीज का परिभाषा हो तुरंत सट से आप परिभाषा दे दोगे। जैसे कोरोना का लोग आजकल परिभाषा दे रहे हैं बहुत तरीकों से, तो उसी तरीके से जो है कि यहाँ भी जो है कि लोग जो है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 है वह अधिकार देता है कि वह इसकी परिभाषा कर सकता है। आगे मैं बात करूं जो आर्टिकल 37 आता है उसकी मैं बात करूं कि आर्टिकल 37 की, इसमें क्या है कि यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। क्या है, यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें उपखंड जोड़े जा सकते हैं। यही मतलब हुआ इसका। ठीक, आगे जो 38 आता है वो ये कहता है कि राज्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करें। राज्यों का यह अधिकार है, राज्य कल्याणकारी राज्य की राज्य की स्थापना करे। यही जो है कि राज्यों का अधिकार है कि वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे। मैंने बताया जिसमें उसका आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास हो सके। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो आर्टिकल आता है आपका 39 वो क्या कहता है। तो देखिए आर्टिकल 39 के बारे में बात करते हैं। ये कहता है आपका, क्या कहता है समझिए, राज्यों के लिए कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। क्या है, राज्यों के लिए कुछ स्मरणीय
स्मरणीय तथ्य, जिसमें पहला आता है आपका कि महिला और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। क्या है? महिला पुरुष को समान कार्य अगर कर रहे हैं दोनों, तो उनके लिए समान वेतन। क्या है? महिला पुरुष के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। यानी कि अगर महिला टीचर है, अगर पुरुष भी टीचर है, तो उन दोनों को जो है कि समान वेतन दिया जाएगा। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक है, यानी कि पुरुषों की बहुतायता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि महिला को समान अधिकार नहीं दिया जाएगा, पुरुष को ज्यादा वेतन दिया जाएगा, महिला को कम दिया जाएगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक। अब दूसरा आता है इसमें आपका क्या है कि अगर मैं बात करूं कि महिला पुरुष के आजीविका के लिए संसाधनों का होना, ये किसका दायित्व है? राज्य का दायित्व है कि महिला और पुरुष को जीवन जीने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह किसका अधिकार है? राज्य का अधिकार है। तीसरा मैं बात करूं कि तीसरा क्या है, तो तीसरा है आपका जो महिला और पुरुष हैं दोनों में जो भौतिक संसाधन है, क्या है? भौतिक संसाधन का समान वितरण। ठीक। यानी कि जो भौतिक संसाधन है, जो लग्जरियस लाइफ वाली चीजें हैं, उन सारी चीजों का जो है कि महिला और पुरुष में समान वितरण हो। अगला बात करेंगे जो चौथा आता है वो क्या आता है? चौथा आता है जो बच्चों के विकास के लिए, अगर मैं बात करूं बच्चों के विकास के लिए आवश्यक चीजें, जैसे अगर मैं बात करूं स्वास्थ्य, अगर इसकी मैं बात करूं, स्वास्थ्य शिक्षा की बात करूं, तो ये जितनी भी आवश्यक चीजें हैं जो बच्चों के विकास के लिए आवश्यक है, उन सारी आवश्यकताओं को जो है कि राज्य का यह दायित्व है कि वह पूरा करे। अब मैं बात करूं इसी में कि इसको जो है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। क्या किया गया? जोड़ा गया। और इसी में एक और चीज जोड़ी गई है, उसको आप लोग देखिए, जो आर्टिकल आता है आपका 39A। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसी एवं कानूनी सहायता, ये चीज जो है कि आपकी जोड़ी गई है। इसका उपखंड है 39 फर्स्ट ए में, यानी कि क में, एक जगह आपको क भी दे सकता है या ए भी दे सकता है। तो ये उपखंड जोड़ा गया है जिसमें जो है बच्चों के लिए क्या किया गया है? निःशुल्क एवं कानूनी सहायता उन्हें दिया गया है कि जो 18 वर्ष से नीचे के आयु के बच्चे हैं उनके लिए कुछ राहत कोष का प्रावधान किया गया है। तो ये सारी चीजें इसी के माध्यम से की गई हैं। तो बताइए चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? अगर चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रही हैं तो कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि अगला जो आर्टिकल आता है वो क्या है। तो जो हमारा आर्टिकल 40 आता है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए 40 में दिया गया है आपका ग्राम पंचायतों का गठन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को बिल्कुल याद होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये परीक्षा में बार बार रिपीट होता है। क्या होता है? बार बार रिपीट होता है। इसमें यह कहा गया है कि राज्य को यह अधिकार है, यह व्यवस्था करे कि काम, शिक्षा एवं रोजगार पाने का जो अधिकार है उस राज्य में रहने वाले लोगों का है, वो किसके तहत है? ग्राम पंचायतों के गठन के तहत। अब मैं बात करूं कि जो आर्टिकल आता है आपका 42, देखिए 41 यहाँ पे नहीं लिखवाया है, इसलिए नहीं लिखवाया है
क्योंकि यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कभी पूछा नहीं गया है पेपर में, इसलिए जो है मैंने नहीं लिखवाया है। तो 42 की अगर मैं बात करूं तो 42 ये कहता है कि काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का प्रावधान, जो काम होगी उसमें समानता बरती जाएगी, न कि किसी आदमी को विशेष अधिकार प्राप्त है। यानी कि काम की न्याय संगत और मनोचित, चाहे वो छोटे वर्ग का व्यक्ति हो, यानी जैसे एक लेबर है या आपका मैनेजर पोस्ट का है, सभी को समान अधिकार मिले, ठीक, किसी को हीन भावना से ना देखा जाए। तो यही 42 में कहा गया है। 43 की अगर मैं बात करूं तो 43 में क्या है कि न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान दिया गया है कि एक न्यूनतम मजदूरी निश्चित होनी चाहिए जिससे वर्कर उस पर काम कर सके। जैसे अगर 500 रुपये 8 घंटे की दिहाड़ी है तो 500 रुपये उससे मिनिमम मिलना चाहिए, उससे कम नहीं मिलना चाहिए, ठीक। तो यानी कि न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान होना चाहिए, ठीक। अगला जो 44 आता है आर्टिकल, वो कहता है कि समान नागरिक संहिता, यानी कि राज्य में जो नागरिकों की संहिता होनी चाहिए, संहिता वो समान होनी चाहिए, किसी को विशेषाधिकार नहीं प्राप्त होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर कोई मान लीजिए आपके पास डिविजनल मैनेजर है, डीएम है, उसकी अगर मैं बात करूं और एक नॉर्मल पर्सन है उसकी मैं बात करूं, तो इन दोनों के मध्य जो है कि समानता होनी चाहिए, किसी को विशेष अधिकार नहीं प्राप्त होनी चाहिए। हाँ, वो अगर डीएम है तो उसको जो है कि उस राज्य का दायित्व है, सौंपा गया है, तो वह उसके लिए जो है कि कार्य कर सकता है। तो जो 45 आता है आर्टिकल, उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और यह अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान राज्य के राज्यों का दायित्व बनता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करें। जबकि आप लोग देखे थे केंद्र में जो है कि 21 जो क आता है उसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, और यहाँ पे ये राज्यों के लिए लागू होता है और वहाँ पे वो केंद्र के लिए लागू होता है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए क्या कर दिया गया? अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। आगे बढ़ें। आगे बात करूं कि जो हमारा 47 आता है, इस 47 की अगर मैं बात करूं तो पोषाहार स्तर में वृद्धि, मतलब मैं बात करूं तो अच्छा पोषाहार स्तर, अच्छा खान पान की व्यवस्था राज्य का यह दायित्व है। और इसमें आता है कि पीकर चल दिया, मतलब दारू पे प्रतिबंध। किस पे? दारू पे क्या है? प्रतिबंध है इस आर्टिकल के तहत, यानी कि दारू पे प्रतिबंध है आर्टिकल 47 के तहत कि उसके पोषाहार स्तर में वृद्धि हो, ना कि उसे दारू पीने को कहा जाए। ठीक, आगे बात करूं कि जो 48 आता है आर्टिकल, उसके बारे में देखिए। 48 में कहा गया है कि कृषि का विकास हो, पशुपालन को बढ़ावा मिले और गौ हत्या क्या हो? निषेध हो। क्या हो? गाय की हत्या जो है कि निषेध हो। यानी कि जो कृषि का विकास हो उसके लिए आवश्यक संसाधनों का जो है कि सरकार मुहैया कराए, और पशुपालन को बढ़ावा मिले, यानी कि जो पशुपालन करते हैं लोग उनको बढ़ावा मिले, और जो गाय की अगर मैं बात करूं तो इसका हत्या क्या हो? निषेध हो, यानी कि इसके हत्या पर दंड का प्रावधान हो। 48 का इसी में जोड़ा गया है, इसका उपखंड है 48 का, इसमें जोड़ा गया है कि पर्यावरण की रक्षा हो, या राज्य का दायित्व है कि वो पर्यावरण को देख के चले और उसकी रक्षा करे। 49 की बात करूं तो 49 में जितने भी राज्य में राष्ट्रीय स्मारक आते हैं उनका क्या है? रक्षा का प्रावधान है, उनका संरक्षण राज्य दे, उनको संरक्षित करे। ठीक, 50 जो आता है आर्टिकल आपका है, वो ये कहता है कि कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है, ठीक, ये दोनों अलग अलग हों, न कि एक ही हो। क्या हो? न कि एक ही हो। कार्यपालिका अपना कार्य करे और न्यायपालिका जो है कि अपना जस्टिस का कार्य करे। न्यायपालिका जो कार्यपालिका होती है ये कानून बनाने का कार्य करती है, और न्यायपालिका जो है आपका नियम बनाने का, यानी कि जस्टिस प्रदान करने का कार्य करती है। 51 की अगर मैं बात करूं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का बढ़ावा मिले। क्या है? 51 क में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को
बढ़ावा मिले। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा मिलेगा तो इसमें यह कहा गया है कि अगर दो देशों के मध्य जो है कि अगर विवाद होता है तो तीसरा देश उसे क्या करे, सुलझाए। ठीक, तो 51 में जो है कि यही दिया हुआ है आपका, चीजें समझ गए होंगे। अब मैं बात करूं कि जो हमारा भाग आता है आपका 4 का, उसकी मैं थोड़ी बात कर लेता हूं क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तो उसके बारे में थोड़ा बात कर लेता हूं यहां पे। तो देखिए यहां पे जो आपका आर्टिकल 4 भाग की अगर मैं बात करूं तो भाग इसी में आता है 4 का, या ए भी दे सकता है इंग्लिश में, आपको इससे जो है कि घबराना नहीं है। ठीक, इसमें जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज दिया गया है। क्या दिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, यानी कि जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो देखिए अगर मैं बात करूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में कितने थे, 10 थे, बाद में एक जोड़ दिया गया तो ये अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हो गए, 11 हो गए हैं। और मैं इसके लिए आर्टिकल की मैं बात करूं तो ये आर्टिकल आता है आपका 51 क में जो है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या कर दिया गया है, रखा गया है। क्या रखा गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया है। तो जो 11 कर्तव्य हैं वो पेपर में तो पूछते नहीं है, लेकिन मैं नॉर्मली बता देता हूं कि ये जो भारत के लोग हैं, नागरिक हैं भारत के, उनको दिया गया है कि आप जो है कि किसी भी प्रकार की देशद्रोह की भावना आपके अंदर न हो। ठीक, झंडे का सम्मान करें, राष्ट्रीय गान का सम्मान करें। ठीक, उसके बाद से किसी भी प्रकार का देश के अंतर्गत अगर सैन्य विद्रोह होता है तो उसमें आप भाग न लें, देश की रक्षा करें। अब अगर देश में आर्थिक स्थिति या कोई बाह्य आक्रमण होता है उस दौरान आप जो है कि देश की रक्षा करें। ये सारी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं भारतीय संविधान में। तो इस यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज मूल संविधान में कितनी थी, तो 10 थी, बाद में क्या हुआ, एक जोड़ के 11 कर दिया गया, तो वर्तमान में कितने हैं, 11 हैं। तो और पूछता है कि इसके लिए आर्टिकल क्या है, तो 51 का है। और मैं बात करूं कि जो भाग इसके लिए आता है वो 4 का आता है। तो आशा करते हैं कि चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को आप लोग पूरा देखें और देखने के बाद हमें कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।